देखो बेटा अगला टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अगर ये ग्रेविटेशन भी हम रिवाइज कर लेंगे तो हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो हमारी से हो चुकी है क्योंकि ग्रेविटेशन में पहले भी कराया हुआ है। आपने बेटे अब क्या करना है, मेरी बात को सुन लो। एक जुलाई का सैंपल पेपर बेटे बाजार से मिल जाएगा। बुकलेट आप कर रहे हैं, बुकलेट आपके पास है, लेकिन फिर भी जुलाई का पेपर ले लो। उसमें ना अनसॉल्व पेपर होते हैं, उनको करो। और चैप्टर वाइज दिया होगा आपको, उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे लेकिन लैंग्वेज ही नहीं पता चलेगी कि इसमें आंसर क्या देना है। तो आप जितने ऐसे क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपके आंसर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कि पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आना है तो उसका आंसर ये है। देखो बेटे मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर चीज समझाता हूं और वो आंसर्स वही होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को करते हैं ना तो कई बार हमारे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसका आंसर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है यार ये इसका आंसर ये है और ऐसे देना था, ये तो हमारे को आता था, पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो आप अनसॉल्व पेपर करो, उसके जो चैप्टर वाइज उनको रीड करो। टाइम आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्रेविटेशन का और वर्क एनर्जी पावर का टेस्ट इकट्ठा लूंगा आपका। ठीक है, तो आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। असाइनमेंट मैंने इनके भेजे हुए हैं, आप असाइनमेंट्स करो। तो असाइनमेंट करने पर ना बेटे आपको काफी सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। देखो बेटे ग्रेविटेशन में सबसे पहले आपको ये बात पता है कि जब भी एक बॉडी धरती की तरफ आती है तो धरती उसको अपनी तरफ खींचती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती का एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, धरती के आसपास चंद्रमा मूव करता है, मून, सन के आसपास धरती मूव करती है। तो जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें दो बातें होती हैं बेटा। सर्कुलर पाथ में जब मूव करती है तो उसमें दो पावर्स होती हैं, एक तो ग्रेविटेशन होती है और एक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो ग्रेविटी के बारे में हम पढ़ेंगे डीप में, बहुत कुछ पढ़ना है हमारे को। मेनली हमको ये याद रखना है जब भी एक बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसको जो फोर्स लगती है वो लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो उसको ऐसे बैलेंस करती है ताकि वो धरती सूरज के अंदर ना जाए, इकट्ठी ना हो जाए। जैसे आप स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो आप देखते हैं ना जब मोड़ आता है तो हम थोड़ा झुक जाते हैं, वो एंगल बनता है। वो सेंटीमीटर फोर्स उस एंगल में मूव करती है, उस एंगल पे डिपेंड करती है। और ये बॉडी मूव कर रही है, ये फोर्स है, इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अब जो बॉडी की मूवमेंट होती है, मोशन ऑफ डायरेक्शन, मोशन ऑफ डायरेक्शन बड़े याद रखनी है, ये होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, टेंजेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स में जब भी एक बॉडी सर्कल में, देखो आप एक काम करो, एक पत्थर ले लो, उसको धागे से बांध लो, रस्सी से, और उसको घुमाओ, तो जिस एंगल पे वो घूमेगा ना वो होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये हर जगह पर, हर पॉइंट पर चेंज होती है। टेंजेंट बेटा एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और हर पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट। तो इस तरीके से बार बार डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। यही हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि बॉडी जब मूव करती है सर्कल में तो एट एवरी पॉइंट उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड। तो जब देखो धरती को सूरज अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन धरती सूरज के अंदर नहीं जाती, इसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। मून धरती के आसपास घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मून धरती की तरफ नहीं आता, इसकी वजह से। अगर ये ना हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो ये धरती और सूरज मिल जाएंगे, चंद्रमा मिल जाएंगे। ये क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इसका एंगल होता है बेटा, ये उसी एंगल में मूव करते हैं अपने सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है जी, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसकी डेरिवेशन आएगी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की 11th 12th में, आप जब पढ़ेंगे साइंस आगे। तो धरती हर तरफ से अपने आप हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। दो बॉडीज कहीं पर भी दूर पड़ी हो वो अपने आप को एक दूसरे से अट्रैक्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन ने ढूंढी थी बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का। एक तो बेटा सेंट्रीपिटल डेफिनेशन पढ़ लो, एनसीईआरटी में दी हुई है, और इसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल। बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसको कौन हेल्प कर रहा है?
सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चैप्टर तो वैसे काफी सारा कट चुका है हमारे को कोर्स में। अब है बेटे हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, कहता है अगर दो बॉडीज, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, वो दोनों अगर डिस्टेंस d से दूर है एक दूसरे के, तो उनके बीच में फोर्स लगेगी। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, और d इज द डिस्टेंस। इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट g लग जाएगा। अब ये जो g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बड़ा वैल्यू इसकी फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होती, याद रखना है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है जी। देखो बड़े ऐसा है कि धरती पर कभी भी दो बॉडीज दूर पड़ी हैं, मान लो ये मार्कर है दोनों, ये थोड़ा दूर पड़े हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगी, लेकिन ये हमारे को पता नहीं चलती, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्योंकि देखो इसका यूनिट जो है ना -11 है, 10 की पावर -11। -11 का मतलब बहुत छोटा है, ये 0.00000 समथिंग आएगा आंसर, कितने पॉइंट चले जाएगा, तो ये नेग्लिजिबल होती है। मान लो अगर ये दो दोस्त आपस में थोड़ी दूरी पे बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है लग रही है, लेकिन उनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि g की वैल्यू वेरी स्मॉल, g द वैल्यू ऑफ g इज वेरी स्मॉल। ठीक है जी। अच्छा बेटे, एक था इसके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, एक इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? इट बाइंड्स द अर्थ अराउंड सन टू मूव इट, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करती है, चंद्रमा को मूव करने में हेल्प करती है, किसी को भी मूव करने में हेल्प करती है सर्कुलर पाथ में। ये ग्रेविटेशन लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ये किसने दी थी बेटा हमारे को? न्यूटन ने। अब इसके ऊपर बेटे क्वेश्चन जो आता है ना हमारा, एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, और एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इस फोर्स को, मास को डबल कर दें तो फोर्स पे क्या असर आएगा, डिस्टेंस को डबल कर दें तो क्या आएगा असर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं वो कराने लगा हूं आपको, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, पहला, इफ मासेस आर डबल्ड, बोथ, और डिस्टेंस को डबल कर दें, या डिस्टेंस को हाफ करते हैं, चलो हाफ भी कर देते हैं और एक बार डबल भी कर लेते हैं, और डिस्टेंस को डबल भी कर देते हैं। डबल करके चलो ट्रिपल कर लेते हैं। देखो मासेस डबल कर रहे हैं, m1 m2, टू टू सा 4, बड़े मासेस डबल कर दिए तो फोर्स होगी 4 टाइम्स, 4 गुना। देखो जरा ध्यान से, 4 टाइम्स
और डिस्टेंस को ऑफ कर दो। देखो बेटे डिस्टेंस को डबल कर दिया, नहीं सॉरी डिस्टेंस को हाफ करना है, हाफ करना है बेटे इसमें, सॉरी मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया है, हाफ करना है इसमें। एक काम करते हैं, डिस्टेंस को हाफ करते हैं, d/2 कर लेते हैं, d/2। तो g m1 m2 ये बेटा क्या हो जाएगा d²/4 है ना। तो ये अब इसका देखो जरा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ये 4 ऊपर चले जाएगा। तो डिस्टेंस को हाफ करने पर फोर्स क्या होगी 4 टाइम्स। बड़े क्या करना है आपको, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना नंबर में 2 मल्टीप्लाई करके 2 4 जो भी आ रहा है उसको अलग कर दो और बाकी फॉर्मूले को अलग कर दो, तो आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये होगी 4 टाइम्स, ये आपका आंसर है। अब इधर देखो ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल कर दो 3d, नाइन डी स्क्वायर, तो ये हो गया 9 टाइम्स 1/9, 9d स्क्वायर हो गया ना, तो ये क्या हो गया 1/9, 3 3 9 हो गया, तो 9 बाहर आ गया, 9 को बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगी 1/9 टाइम्स, 1/9 टाइम्स। सर मैं जी इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा बेटे, आपको आराम से कर लेंगे, एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर पे तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और लगेगी, फिर उसमें हमारी रिवीजन हो जाएगी, फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे आपका। तब तक आप प्रैक्टिस करो इनकी, वर्क एनर्जी पावर की और ग्रेविटेशन की। समझ आ गया जी। और बेटे मैथ्स में मैंने आपको बता दिया चैप्टर कौन सा हमने टेस्ट लेना है, अभी हुई है बात हमारी मैथ्स के चैप्टर के बारे में। हाँ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन, और 3 4 और 12 मैथ्स में 3 4 और 12। अभी रिवीजन हो रही है, अभी टेस्ट नहीं है, टेस्ट में भी लगेगा 3 4 दिन कम से कम, तो आप जब तक क्वेश्चंस को करो प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी फिर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।